आज के इस नए डीप डाइव में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास और थोड़े कियोटिक दौर के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा वक्त जब भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल रहा था। हाँ, एक बड़ा ट्रांजिशन फेज था ये। बिल्कुल। जो विशाल गुप्ता साम्राज्य था ना, उसका पतन हो चुका था। और देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा साम्राज्य गिरता है तो धरती पर एक खालीपन आ जाता है। एक बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वही तो, जिसे भरने के लिए छोटे छोटे नए राज्य आपस में भिड़ने लगते हैं। इतिहास में इस वक्त को पोस्ट गुप्ता दौर कहा जाता है। सही कहा आपने। और ये दौर सच में इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ में से एक है। और आज के इस विश्लेषण में हमारा मकसद सिर्फ राजाओं के नाम याद करना नहीं है। हम उस वक्त का राजनीतिक नाटक, बदले की आग और ऐसी शानदार वास्तुकला को समझने वाले हैं जो आज भी खड़ी है। देखिए, जब एक बड़ी शक्ति खत्म होती है ना, तो अलग अलग क्षेत्रों में नई ताकतें उभरती हैं। हर कोई गद्दी चाहता है, पर साथ ही ये नई शक्तियां नए विचार और कला का एक बिल्कुल नया रूप भी लेकर आती हैं। ओके, चलिए इस सब को थोड़ा अनपैक करते हैं। इस शुरुआती राजनीतिक उथल-पुथल की तरफ बढ़ते हैं, जो किसी फिल्म के नाटक से कम नहीं है। सच में एक थ्रिलर जैसा ही था। शुरुआत होती है पुष्यभूति वंश से, जिन्हें वर्धना वंश भी कहते थे। इनकी राजधानी थानेश्वर थी, जो आज के हरियाणा में है। तो राजा प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, राज्यवर्धना, हर्षवर्धना और एक बेटी राज्यश्री। सही। सत्ता को मजबूत करने के लिए उन्होंने राज्यश्री की शादी कन्नौज के मौखरी वंश के ग्रहवर्मन से करवा दी। यहाँ एक जरूरी डिटेल ये है कि मौखरी वंश के जो ईशान वर्मन थे, उन्होंने खुद को महाराजाधिराज की उपाधि दे दी थी। तो ये गठबंधन बहुत पावरफुल था। लेकिन ये पावर सबको हजम नहीं हुई। मालवा के राजा देवागुप्ता ने अचानक कन्नौज पर हमला कर दिया और ग्रहवर्मन को मार डाला। एक ही झटके में पूरा अलायंस हिल गया। हाँ, और इसका बदला लेने बड़ा भाई राज्यवर्धना निकला। लेकिन राजनीति में धोखा बहुत आम था। देवागुप्ता ने नॉर्थ बंगाल यानी गौड़ा के राजा शशांका के साथ हाथ मिला लिया और इन दोनों ने मिलकर धोखे से राज्यवर्धना को भी मार दिया। पहले जीजा की हत्या, फिर बड़े भाई का कत्ल। इस पूरे तनाव में एंट्री होती है छोटे भाई हर्षवर्धना की। कहा जाता है कि उन्होंने आते ही देवागुप्ता को हराया और अपनी बहन राज्यश्री को सती होने से बचा लिया। ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि उस वक्त गठबंधन कितनी तेजी से बनते और बिगड़ते थे। शादियों से रिश्ते बन रहे थे और वही रिश्ते खूनी साजिशों का शिकार भी हो रहे थे। बिल्कुल। और नक्शे पर सिर्फ यही नहीं, और भी ताकतें उभर रही थीं। जैसे गुजरात में वल्लभी राजधानी वाले मैत्रक्स थे, जिनके संस्थापक भट्टारक थे। हाँ, फिर अमरावती वाले विष्णुकुंदिनस थे और विजयपुरी वाले इक्ष्वाकुस। इक्ष्वाकुस के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके संस्थापक वशिष्ठी पुत्र श्री चामतमुला थे, जो शिवा के बहुत बड़े भक्त थे। सही कहा। पर अब हम उस वंश की तरफ बढ़ते हैं जिसने पूरे दक्षिण भारत का गेम ही बदल दिया, चालुक्य वंश। ये शुरू में बानवासी के कदम्बा राज्य के सामंत थे, राइट? हाँ, कदम्बा राज्य, जिसकी स्थापना मयूर शर्मा ने 345 ईस्वी के आसपास की थी। बाद में चालुक्यस 3 हिस्सों में बढ़ गए थे। बदामी, जिसे वातापी भी कहते हैं, फिर ईस्टर्न यानी वंगी वाले, जिसके संस्थापक कुब्जा विष्णुवर्धना थे, और तीसरे थे वेस्टर्न चालुक्यस, जो कल्याणी से थे। पर हमारा फोकस बादामी के चालुक्यस पर है। इसकी स्थापना जयसिम्हा ने की थी। पुलकेशिन प्रथम के 2 बेटे थे, कीर्तिवर्मन और मंगलेशा। और यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। भाई तो कीर्तिवर्मन की जल्दी मौत हो गई और उनका बेटा पुलकेशिन द्वितीय छोटा था, तो गद्दी चाचा मंगलेशा को मिल गई। लेकिन चाचा गद्दी छोड़ना ही नहीं चाहते थे। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि पुलकेशिन द्वितीय ने अपनी सत्ता वापस पाने के लिए अपने ही चाचा मंगलेशा को मार दिया और वो इस पूरे वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बनकर उभरा। उसने अपना साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ाया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक राज किया। उसने दक्षिणापथेश्वरा यानी दक्षिण का स्वामी और परमेश्वरा जैसी उपाधियां ली। उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे था उस वक्त। फिर सबसे बड़ा टकराव हुआ 618 ईस्वी में। नर्मदा नदी के किनारे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया। उत्तर और दक्षिण की सबसे बड़ी टक्कर थी ये। पर पुलकेशिन का दुश्मन सिर्फ हर्षा नहीं था। यहाँ हमें पल्लवा वंश को इंट्रोड्यूस करना होगा, जिनके संस्थापक सिम्हा विष्णु थे और राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवा शुरू में कलाभ्रास के फ्यूडेटेरीज थे।
उनके राजा महेंद्र वर्मन प्रथम, जो पहले जैन थे और बाद में शैवा बन गए, उनका सामना पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। और 619 ईस्वी में पुलालुर के युद्ध में पुलकेशिन ने महेंद्र वर्मन को हरा दिया। लेकिन पल्लवास चुप बैठने वालों में से नहीं थे। हार की आग सुलग रही थी वहां। हाँ, और बदला लिया उनके बेटे नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने। 642 ईस्वी में बैटल ऑफ वातापी में उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी कोंडा यानी वातापी का विजेता और महामल्ला की उपाधि धारण की। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो समझ आता है कि उस दौर में कोई भी एक शक्ति हमेशा के लिए इनविंसिबल नहीं थी। सत्ता का पहिया लगातार घूम रहा था। और यहां से ना कहानी रियली इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम युद्ध से शिफ्ट होकर वास्तुकला पर आते हैं। क्योंकि ये राजा सिर्फ आपस में लड़ नहीं रहे थे, ये अपना रुतबा दिखाने के लिए मंदिर बनाने के नए तरीके भी इजाद कर रहे थे। 3 मुख्य शैलियां थी उस वक्त। नागारा, जो उत्तर भारत में थी, जिसमें पंचायतन स्टाइल होता है। द्रविदा, जो दक्षिण भारत की पहचान थी। और इन दोनों का एक खूबसूरत मिश्रण, जिसे वैसारा स्टाइल कहते हैं। इनके शिखरा यानी मंदिर की चोटी को लेकर बहुत सारी टेक्निकल बातें हैं। थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। बिल्कुल। देखिए, नागारा स्टाइल में मुख्य रूप से 3 तरह के शिखरा थे। पहला, रेखा प्रसाद, जिसे लैटिना भी कहते हैं। इसका आधार चौकोर होता है और दीवारें ऊपर जाते हुए अंदर की तरफ मुड़ती हैं, जैसे खजुराहो का लक्ष्मणा टेम्पल। अच्छा, और दूसरा है फमसाना। इसमें छत की लाइन सीधी होती है और सब एक पॉइंट पर ऊपर जाकर मिलते हैं, किसी पिरामिड की तरह। और तीसरा है वल्लभी, जो एक लंबा रेक्टेंगुलर ढांचा होता है जिसकी छत वॉल्टेड होती है, जैसे ग्वालियर का तेली का मंदिर। राइट। और इन सबके ठीक नीचे मंदिर का सबसे पवित्र हिस्सा होता था, जिसे गर्भगृह या सैंक्टम सैंक्टोरम कहा जाता था। अगर हम पूरब की तरफ जाएं तो उड़ीसा के मंदिरों का जिक्र करना जरूरी है। वहां के पगोडास की तो अलग ही बात है। सोमावंशी वंश के जजाति केशरी ने लिंगाराज टेम्पल बनवाया था, जिसमें रेखा दुयोल और पीधा दुयोल यानी जगमोहन का कॉन्सेप्ट दिखता है। फिर ईस्ट गंगा वंश के नरसिम्हा देवा प्रथम ने कोणार्क का सन टेम्पल बनवाया, जो उसके खोंडलाइट पत्थरों से बना है। उसके गहरे रंग की वजह से उसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। और वहीं अनंता वर्मन चोडंगा देवा द्वारा बनवाए गए जगन्नाथ टेम्पल को उसके सफेद रंग की वजह से व्हाइट पगोडा कहा जाता है। चालुक्याज ने आइहोल, बदामी और पट्टादकल में कमाली कर दिया था। सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। आइहोल को तो लैबोरेटरी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर कहा ही जाता है। यहाँ रविकृति, जो दरबारी कवि थे, उनका लिखा गया आइहोल पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो पुलकेशिन द्वितीय की गाथाएं सुनाता है। यहाँ बहुत से खास मंदिर हैं, जैसे लाड खान मंदिर, जो शिवा को समर्पित है, और रावण फाड़ी केव्स। पर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग दुर्गा टेम्पल लगता है। उसके आकार की वजह से? हाँ, उसका जो गजा पृष्ठ यानी इलिप्टिकल आकार है, वो बहुत अनोखा है। और हैरानी की बात यह है कि नाम भले ही दुर्गा टेम्पल है, पर शुरुआत में ये भगवान सूर्य को समर्पित था। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आगे चलकर पट्टादकल में और भी बेहतर हुए। इसे तो क्रेडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर कहते हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ राजाओं ने नहीं, रानियों ने भी मंदिर बनवाए। क्वीन लोकामहादेवी ने द्रविड़ स्टाइल में विरूपाक्षा मंदिर बनवाया, और रानी त्रिलोक देवी ने मल्लिकार्जुना मंदिर बनवाया। वहीं का पापानाथा मंदिर नगरा और द्रविड़ा दोनों शैलियों का एक परफेक्ट मिश्रण है। अब थोड़ा वापस पल्वास की तरफ चलते हैं। नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम बसाया और ऐसी वास्तुकला बनाई जिसमें एक ही पत्थर को काटकर पूरा मंदिर बनाया गया, जिसे मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स कहते हैं। उनके 7 रथा टेम्पल के आकार तो और भी हैरान करते हैं। हर रथ का डिजाइन बिल्कुल अलग है। हाँ, जैसे द्रौपदी रथ एक साधारण झोपड़ी जैसा दिखता है, भीमा रथ एक लंबे हॉल या मंडपा जैसा है, अर्जुना रथ बिल्कुल स्क्वायर है, धर्मराजा रथ मल्टी स्टोरी है, और नकुला सहदेवा रथ का आकार एप्सिडल है। यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट यह है कि मार्को पोलो ने इन रथों को देखकर ही इन्हें 7 पगोडा कहा था। क्या बात है। इसके बाद नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, जिन्हें राजसिम्हा भी कहते थे, उन्होंने फ्री स्टैंडिंग मंदिर बनवाए। उन्होंने कांचीपुरम में ग्रेनाइट पत्थर से शिव के लिए कैलाश नाथार मंदिर बनवाया। और उन्होंने ही महाबलीपुरम का वो मशहूर शोर टेम्पल बनवाया, जो सीधे बे ऑफ बंगाल की तरफ देखता है। ये इतना ऐतिहासिक है कि 1984 में इसको यूनेस्को साइट बना दिया गया। लेकिन इतने शानदार मंदिर बनाने वाले इस वंश का भी अंत हुआ।
लगभग 897 ईस्वी में चोला राजा आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश के आखिरी राजा अपराजिता वर्मन को हरा दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है। राजनीतिक सत्ता भले ही खत्म हो जाए, राजाओं का नाम मिट्टी या हो, लेकिन उनका बनाया गया इतिहास इन पत्थरों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक तरफ वर्धनाज, चालुक्याज और पल्लवाज जैसे राजा जमीन के लिए आपस में खून बहा रहे थे। सत्ता की भूख थी हर तरफ। हाँ, लेकिन ठीक उसी वक्त वही राजा कला और वास्तुकला के ऐसे अद्भुत नमूने तैयार कर रहे थे जो सदियों तक टिकने वाले थे। अब अगर हमारे सुनने वाले किसी भी पुराने मंदिर की तस्वीर देखें तो उन्हें सिर्फ एक पत्थर का ढांचा नहीं दिखेगा, उन्हें उसके पीछे की राजनीतिक साजिश और अलग-अलग शैलियों की पूरी कहानी समझ आएगी। बिल्कुल। ज्ञान तो तभी काम आता है जब हम उसके पीछे के वजूद को समझते हैं। चर्चा का अंत करते हुए मैं एक गहरा सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगा। आज हमने देखा कि पट्टादकल में नागरा और द्रविड़ा शैलियां एक साथ मौजूद हैं, एक ऐसे दौर में जब उत्तर और दक्षिण के राजा एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे के राज्य में आग लगा देना चाहते थे। एग्जैक्टली। तभी उनके दरबारों के आर्टिसन और शिल्पकार छुपकर एक दूसरे के डिजाइन और कला को अपना रहे थे। तो अगर हम सोचें, क्या ये कहना गलत होगा कि भारत को एक धागे में पिरोने का काम असल में इन लड़ाकू राजाओं ने नहीं किया था? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट है ये। बल्कि ये काम उन खामोश कलाकारों ने किया जिन्होंने बिना किसी दुश्मनी के दूसरे इलाकों की कला को भी अपने मंदिरों में उतनी ही इज्जत के साथ जगह दी। इन राजाओं ने शायद जमीन बांटी हो, पर उन कलाकारों ने कला के जरिए उस जमीन को जोड़ दिया। इस विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।